हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एनालिसिस चैप्टर में से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डू पॉइंट कंट्रोल चार्ट। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। A system of management control designed by an American company named DuPont Company is popularly called DuPont Control Chart। तो DuPont कंट्रोल चार्ट क्या है? ये एक तरह से मैनेजमेंट कंट्रोल है जो कि डिज़ाइन किया गया है एक अमेरिकन कंपनी के द्वारा, और उस कंपनी का नाम है DuPont कंपनी। और वो जो डिज़ाइन उन्होंने तैयार किया है एक मैनेजमेंट कंट्रोल का, वो है हमारा DuPont कंट्रोल चार्ट। This system uses a ratio interrelationship to provide charts for managerial attention। तो उनका जो सिस्टम है DuPont कंट्रोल चार्ट का, वो क्या करता है, वो रेशो एनालिसिस, रेशो इंटररिलेशनशिप्स को यूज़ करता है ताकि वो चार्ट्स को प्रोवाइड कर सके जिसपे मैनेजमेंट जो है अटेंशन कर सके, जिसपे मैनेजमेंट जो है अपना फोकस कर सके। तो इस तरह से कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है वो DuPont कंट्रोल चार्ट को यूज़ करती है और ये देखती है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ पर उन्हें अटेंशन देने की ज़रूरत है। द स्टैंडर्ड रेशियोज ऑफ द कंपनी आर कंपेयर टू द प्रेजेंट रेशियोज एंड चेंजेस इन परफॉर्मेंस आर जज्ड। तो यहाँ पर हमारी जो स्टैंडर्ड रेशियोज होती हैं कंपनी की, हम उन्हें कंपेयर करते हैं प्रेजेंट रेशियो से, जो करंटली हमारी रेशियोज हो रही है उस रेशियो से हम कंपेयर करते हैं, और जो भी हमारी परफॉर्मेंस में चेंज आता है उसे हम जज करते हैं। द चार्ट इज़ बेस्ड ऑन टू एलिमेंट्स, दैट इज़ नेट प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। तो DuPont कंट्रोल चार्ट जो है वो हमारे दो एलिमेंट्स पर बेस्ड है, वन इज़ नेट प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट प्रॉफिट इज़ रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब नेट प्रॉफिट जो है हमारा किससे रिलेट करता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट वो निकलता है जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे हम सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखते हैं। इफ़ द एक्सपेंसेस आर अंडर कंट्रोल देन प्रॉफिट मार्जिन विल इंक्रीज। तो अगर हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो अंडर कंट्रोल रहते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इंक्रीज होता है। द अर्निंग्स एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स और अर्निंग्स डिवाइडेड बाय सेल्स गिव अस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो जो हमारी अर्निंग्स होती है एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स, सेल्स का कितना परसेंटेज जो है हमारी अर्निंग्स है, या अर्निंग्स को हम डिवाइड कर देते हैं सेल्स से, अर्निंग्स ऊपर रखते हैं डिवाइड करते हैं सेल्स से, तो वो क्या देता है हमें? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। अर्निंग्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स फ्रॉम सेल्स। तो हम अपनी अर्निंग्स कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर देते हैं सेल्स में से, या कॉस्ट ऑफ सेल्स को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम माइनस कर देते हैं सेल्स में से, तो हमारी अर्निंग्स कैलकुलेट होती हैं। तो यहाँ पर हमें पता लग गया है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स को अगर हम सेल्स में से निकाल देते हैं तो वो होती है हमारी अर्निंग्स। लेकिन क्वेश्चन आता है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स होती क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमारी क्या आती है? वन इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमने माल बेचा उसकी लागत क्या है, कॉस्ट क्या है, प्लस उसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऐड किए जाते हैं, प्लस उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंसेस ऐड किए जाते हैं। तो ये होगी हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन द अदर हैंड कंसिस्ट ऑफ करंट एसेट्स एंड नेट फिक्स्ड एसेट्स। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम किस तरह से निकालते हैं? इसमें आती है हमारी करंट एसेट्स एंड नेट फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स इंक्लूड डेटर्स, स्टॉक, बिल रिसीवेबल्स, कैश एक्सेट्रा। तो करंट एसेट्स में जो हमारी सारी करंट एसेट्स आती हैं वो सारी इसमें ऐड होती हैं। फिक्स्ड एसेट्स आर टेकन आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे हमने नेट फिक्स्ड एसेट्स लेनी है, और नेट फिक्स्ड एसेट्स किस तरह से निकालते हैं हम? फिक्स्ड एसेट्स में से हम डेप्रिसिएशन लेस करके नेट फिक्स्ड एसेट्स हमारी आ जाती हैं। सो प्रॉफिट मार्जिन इज डिवाइडेड बाय, तो प्रॉफिट मार्जिन अब हम किस तरह से निकालेंगे देखते हैं। So profit margin is divided by capital employed and is multiplied by 100. The ratio will be is equal to profit margin upon capital employed multiply by 100। तो ये बड़ा इसका सिंपल सा फार्मूला है।
प्रॉफिट मार्जिन डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100. नेक्स्ट है DuPont चार्ट इज प्रेजेंटेड एज अंडर. DuPont चार्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन ब्रैकेट्स नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100. तो ये DuPont कंट्रोल चार्ट आप देख सकते हैं, मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और इसका फार्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100. अब क्वेश्चन आता है ये किस तरह से हमने कैलकुलेट करना है. तो ये एक चार्ट देख सकते हैं जिसमें कि कैपिटल एम्प्लॉयड्स के अंदर हमने 2 कॉलम्स इस तरह से एरोस दे रखी हैं. वन इज़ प्रॉफिट एंड सेकेंड इज़ इन्वेस्टमेंट टर्नओवर. तो चलिए प्रॉफिट की तरफ देखते हैं. हम प्रॉफिट किस तरह से हमने कैलकुलेट किया है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस सेल्स. तो सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे कौन कौन से होते थे, जैसे कि अभी हमने ऊपर डिटेल में पढ़ा. कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारे कौन कौन से आते हैं. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. तो ये सारे हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं. और जब हम सेल्स में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो वो हमारा निकलता है प्रॉफिट, जो कि थ्योरी में हमने अभी ऊपर देखा. नेक्स्ट देखते हैं हम इन्वेस्टमेंट टर्नओवर. तो इन्वेस्टमेंट टर्नओवर के अंदर हमने 2 कॉलम बना दिए इस तरह से, 2 पार्टीशन कर दिए. वन इज सेल्स एंड सेकंड इज इन्वेस्टमेंट. सेल्स आपको पता है क्या होती है, और इन्वेस्टमेंट हमने क्या क्या किस तरह से करनी है. देखिए इन्वेस्टमेंट को भी हमने 2 पार्ट्स में आके इसको पार्टीशन कर दिया है. वन इज फिक्स्ड एसेट्स एंड प्लस वर्किंग कैपिटल. तो वर्किंग कैपिटल हम किस तरह से निकालते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़. ये सभी हमने ऊपर थ्योरी में भी डिस्कस किया है इसका. The efficiency of a concern depends upon the working operations of the concern. तो किसी भी कंसर्न की, किसी भी कंपनी की जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है कि कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग ऑपरेशंस किस तरह से चल रहे हैं. द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिकम्स ए यार्डस्टिक्स टू मेजर एफिशिएंसी बिकॉज रिटर्न इन्फ्लुएंसेस वेरियस ऑपरेशन. तो जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर अगर जो हमें अच्छी रिटर्न मिलती है तो वो एक यार्डस्टिक का काम करती है, जिसके थ्रू हम कंपनी की एफिशिएंसी को मेज़र कर सकते हैं. क्योंकि जो रिटर्न है वो काफ़ी सारे बिजनेस की फंक्शंस को अफेक्ट करता है. द प्रॉफिट मार्जिन विल शो द एफिशिएंसी विद विच द एसेट्स ऑफ द बिजनेस हैव बीन यूज्ड. जो प्रॉफिट मार्जिन है वो एफिशिएंसी को शो करता है और बताता है कि जो बिजनेस की एसेट्स हैं वो किस तरह से यूज़ की जा रही हैं. द एफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव्ड आइदर बाय बेटर रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स एंड कॉस्ट or through more effective use of available capital. तो यहाँ पर कंपनी या कंसर्न की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने की हमारे पास 2 तरीके हैं. पहला कि हम एक अच्छा रिलेशनशिप, बेटर रिलेशनशिप क्रिएट करें सेल्स एंड कॉस्ट के बीच में. मींस हम सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें और कॉस्ट को कम से कम अंडर कंट्रोल करने की, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करें. और जो भी हमारे पास अवेलेबल कैपिटल है हम उसका effective optimum यूज़ करें, बेटर यूज़ करें. द प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी इंक्रीज बाय कंट्रोलिंग कॉस्ट एंड और इंक्रीजिंग सेल. तो यही चीज़ हमने अभी आपको बताई कि हम प्रॉफिटेबिलिटी को किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं. जो हमारे खर्चे हो रहे हैं, कॉस्ट बढ़ रही है, उसको हम कंट्रोल करें और अपनी सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें. द इन्वेस्टमेंट टर्नओवर कैन बी रेज्ड बाय हैविंग ए कंट्रोल ओवर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल विदाउट एडवर्सली अफेक्टिंग सेल्स. तो इन्वेस्टमेंट टर्नओवर जो है वो किस तरह से रेज़ की जा सकती है, जब हम अपना फिक्स्ड एसेट पे जो हमारा इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पे हमारा कंट्रोल हो, एंड वर्किंग कैपिटल पे विदाउट एडवर्सली अफेक्टिंग सेल्स, की जिससे हमारी सेल्स भी बिल्कुल भी अफेक्ट ना हो. द सेल्स में आल्सो भी इंक्रीज विद द यूज़ ऑफ सेम कैपिटल. तो सेल्स जो है हम इंक्रीज़ कर सकते हैं उसी कैपिटल का सेम यूज़ करके. द मैनेजमेंट इज़ एबल टू पिन पॉइंट वीक स्पॉट्स एंड टेक करेक्टिव मेजर्स. तो मैनेजमेंट भी कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि जहाँ पे उन्हें अपनी वीक स्पॉट्स लग रही हैं, कमज़ोर पॉइंट्स लग रही हैं, उनको वो पॉइंट करें और उन पे करेक्ट एक्शंस लें. द परफॉर्मेंस कैन बी बेटर जज बाय हैविंग इंटर फर्म कंपेरिजन. तो परफॉर्मेंस को हम किस तरह से जज करते हैं, जो भी हमारी फर्म्स हैं, इंटर फर्म्स हैं, आपस में कोई भी फर्म्स हम ले लेते हैं, उनका आपस में कंपेरिजन करें. द रेशियोज ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स
assets turnover and profit margin of comparable companies can be calculated. तो यहाँ पे हमारी जो भी रेशोज़ होती है, स्पेशल उनके लिए खास रेशोज़ हैं, जैसे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एसेट्स टर्नओवर एंड प्रॉफिट मार्जिन। और जैसे हमारी कंपनी है, उस तरह की काफ़ी सारी कंपनीज़ को हम ले सकते हैं, उनकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एसेट्स टर्नओवर, प्रॉफिट मार्जिन रेशोज़ को लेकर एक कंपैरिजन हमें कैलकुलेट करना चाहिए और उसका कंपैरिजन करना चाहिए। एंड दिस कैन बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस। और जब हम अपनी कंपनी का दूसरी कंपनियों के साथ पर्टिकुलरली रेशोज़ के बीच में कंपैरिजन करते हैं, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं एज अ स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। तो इस तरह से हम काफ़ी सारी रेशोज़ को लेकर एक अच्छा कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, एसेट्स टर्नओवर है, प्रॉफिट मार्जिन है। जैसे हमारी कंपनी है, ऐसी सेम कंपनीज़ को लेकर उनकी रेशोज़ को कंपैरिजन कर सकते हैं और इस कंपैरिजन को हम एज अ स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।